मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता। वो एक घर में सफाई कर रहा है। वो एक बॉक्स के अंदर एक नेकलेस और एक कपल की फोटो रखता है। वो कपल एक इंटररेशियल कपल है। फिर हम उस आदमी को प्लास्टिक बैग में रखे हुए बॉडी पार्ट्स को एक वैन में रखते हुए देखते हैं। फिर वो घर के बाहर एक फॉर सेल का साइन बोर्ड लगा देता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें साल 1936 का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हम मैरी नाम की एक बच्ची को देखते हैं। उसे अपनी बहन ग्लेसी के रूम से कुछ आवाज आती है, तो वो रूम में झांक कर देखती है। वहां ग्लेसी अपने लवर एबी के साथ होती है। ग्लेसी अपनी प्रॉपर्टी में दफन विचेस के बारे में बताती है, तो एबी शॉक्ड हो जाता है। फिर अगले ही पल ग्लेसी हंसकर कहती है कि वो बस मजाक कर रही थी। इसी वक्त ग्लेसी के पिता आ जाते हैं और वो अपनी बेटी को एक ब्लैक लड़के के साथ देखकर गुस्से से पागल हो जाते हैं। वो उसके लिए गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल इस वक्त यूएसए में काले गोरे का भेदभाव आसमान पर था, इसलिए ग्लेसी के पिता ऐसा रिएक्ट कर रहे थे। एबी खिड़की से किसी तरह भाग निकलने में कामयाब हो जाता है, तो ग्लेसी के पिता उसके पीछे दोनों भाइयों को भेज देते हैं। वो दोनों एबी को पकड़कर वापस लाते हैं और अपने पिता के साथ मिलकर उसे पीटने लगते हैं। एबी सेल्फ डिफेंस में चाकू निकाल लेता है, जो कि गलती से ग्लेसी के पिता की गर्दन पर लग जाता है। सब शॉक में आ जाते हैं, यहाँ तक कि एबी भी। ग्लेसी के भाई डॉक्टर को लाने जाते हैं। मैरी, ग्लेसी और उसकी माँ उसके पिता की बॉडी के पास बैठकर रोने लगती है, जो कि अब मर चुके हैं। फिर रात को मैरी को कुछ आवाज सुनाई देती है, जिनका पीछा करते हुए वो बेसमेंट में पहुंच जाती है। वहाँ पर वही बॉक्स और नेकलेस मिलता है जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। मैरी उस नेकलेस को पहन लेती है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसे किसी ने पकड़ लिया हो। इधर ग्लेसी की नींद खुलती है, तो वो मैरी को बिस्तर पर ना पाकर उसे ढूंढने लगती है। वो भी बेसमेंट में पहुंच जाती है और जब वो मैरी को पुकारती है तो मैरी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और हम वही घर देखते हैं जो हमने मूवी के शुरू में देखा था, और उसमें रहने के लिए माइक और एवा नाम का एक कपल आता है। ये कपल भी इंटररेशियल कपल है। माइक जब काम पर जाता है तो एवा किचन में होती है, तो उसे डोरबेल की आवाज सुनाई देती है। वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है। वो उसे बताती है कि वो उसकी पड़ोसी है। वो उससे पूछती है कि अभी अभी जो काला आदमी यहाँ से गया है, कहीं उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया, और तुम कहो तो मैं पुलिस को बुला दूं। तो एवा कहती है कि वो उसका हस्बैंड है। फिर वो औरत अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है और अपना नाम डेविस बताती है। वो कहती है कि वो खुद का ज्वेलरी स्टोर चलाती है और वो उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाई है। एवा वो गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है ताकि उसे बुरा ना लगे। जब माइक घर वापस आता है तो उसे गिफ्ट बॉक्स देखकर हैरानी होती है कि ऐसे कैसे बिना मतलब कोई किसी को गिफ्ट दे देगा, और उस नेकलेस को देखकर उसे अजीब सी फीलिंग होती है। मगर एवा उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती, और अगले दिन माइक जब ऑफिस चला जाता है तो एवा उस नेकलेस को बॉक्स से निकालती है और वो उसकी तरफ अजीब सा अट्रैक्शन फील कर रही थी और उसे वो पहन लेती है। जब रात को माइक वापस आता है तो वो उस पर ध्यान नहीं देती, जैसे कि उसे उसके आने का पता ही नहीं चला। जब वो उसके गले में नेकलेस देखता है तो कहता है कि आखिर तुमने इसे पहन ही लिया। बस इतनी सी बात पर एवा भड़क जाती है और उल्टे सीधे लफ्ज अपने मुंह से निकालने लगती है। माइक को ये बहुत अजीब लगता है, क्योंकि आज तक एवा ने उससे इस तरह बात नहीं की थी। पर माइक उससे बहस नहीं बढ़ाता और चला जाता है। डिनर के वक्त एवा उसको अपसेट देखती है तो उससे वजह पूछती है। वो उससे उनकी पहले हुई बहस का जिक्र करता है, पर एवा ऐसा रिएक्ट करती है जैसे कि उसे कुछ याद ही नहीं। मगर माइक कुछ नहीं कहता और चले जाता है। रात में उसे कुछ आवाजें आती है। वो उनका पीछा करते हुए एक रूम में पहुंच जाता है और खुद की एक भयानक शक्ल देखता है, और अगले ही पल वो नींद से जाग जाता है, क्योंकि वो बस एक सपना था। तभी उसकी नजर खिड़की के पास खड़ी एवा पर पड़ती है। वो उसका नेकलेस उतार देता है तो ऐसा लगता है जैसे कि वो ब्लैक आउट से बाहर आई हो। वो बिस्तर पर उसे सुलाकर उस नेकलेस को वापस से बॉक्स में रख देता है, और अगले दिन डेविस फिर से एवा से मिलने आती है और उसे अपने घर आने को कहती है। तो एवा उसे ये कहकर टाल देती है कि वो अगली बार आएगी। तभी माइक भी वहाँ आ जाता है। वो डेविस से बात करता है, पर जाते जाते वो माइक के लिए गलत लफ्ज का इस्तेमाल करती है। माइक को ये बात बहुत बुरी लगती है।
वो उसके दिए हुए नेकलेस को बाहर फेंक देता है। इधर एवा, जिसे अपनी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं लग रही, डॉक्टर के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो बहुत खुश होती है और जब वो ये बात माइक को बताती है तो वो भी बहुत खुश होता है। उन दोनों को ही लगता है कि प्रेगनेंसी की ही वजह से एवा के मूड स्विंग हो रहे थे और इसीलिए वो ऐसा बर्ताव कर रही थी। तो वो दोनों सब कुछ भूलकर आने वाले बेबी पर ध्यान देने की सोचते हैं, मगर इन दोनों को अंदाजा ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है। रात में एवा माइक से उसी नेकलेस के बारे में पूछती है, मगर माइक उससे कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। एवा को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है तो वो फिर से उस पर पहले की ही तरह चिल्लाने लगती है। माइक सोचता है कि उसे फिर से चिड़चिड़ापन फील हो रहा है तो वो सोने के लिए दूसरे रूम में चला जाता है, मगर एवा जैसे उस नेकलेस के लिए पागल है। उसे उसके बिना खाली खाली सा लग रहा है। अगली सुबह उसे उल्टी होने लगती है। वो देखती है कि उसके मुंह से काले रंग के लिक्विड और कीड़े निकल रहे हैं। वो घबरा जाती है पर माइक को इस बारे में नहीं बताना चाहती। वो जल्दी से फ्लश करती है और अपनी शर्ट बदल लेती है। माइक उसकी दाग लगी शर्ट को डस्टबिन में नोटिस करता है तो वो इस बारे में पूछता है। वो झूठ बोल देती है कि कल गाड़ी साफ करते हुए उसके कपड़ों पर ग्रीस लग गई थी। रात को सोते सोते एवा को ऐसा लगता है कि वो नेकलेस उसे अपनी तरफ बुला रहा है। वो एक अजीब सी आवाज का पीछा करते हुए यार्ड में पहुंच जाती है जहां माइक ने वो नेकलेस फेंका था। इधर किसी आवाज से माइक की भी नींद खुल जाती है तो वो एवा को बेड पर ना पाकर उसे ढूंढने लगता है और इस बार भी वो उसे ब्लैक आउट वाली हालत में पाता है। वो उसे होश में लाने की कोशिश करता है मगर वो नहीं आती। उसके गले में वो नेकलेस को देखता है और उसे निकाल देता है तो एवा डरावने तरीके से चिल्लाती है जैसे उस पर किसी चुड़ैल का साया हो। फिर वो बेहोश हो जाती है और अगले ही पल होश में आ जाती है। माइक उस घर में अब एक पल भी नहीं रुकना चाहता। वो एवा को एक जगह बैठने का कहकर सामान पैक करने लगता है। फिर वो जैसे ही गाड़ी में रखकर वापस आता है, एवा अपनी जगह पर नहीं होती। वो उसे ढूंढने लगता है तो उसकी नजर उसी बॉक्स पर पड़ती है जिसमें वो नेकलेस रखा था। उस बॉक्स के कपड़े के पीछे उसे कुछ फोटोज मिलती हैं। वो सभी इंटररेशियल कपल की ही होती हैं। अब माइक का शक गहरा हो जाता है कि उस बूढ़ी औरत की उसकी स्किन कलर के लिए नफरत और उसके जैसे कपल की फोटो इसी तरफ इशारा कर रही है कि वो और एवा खतरे में है। वो फिर से एवा को ढूंढने लगता है और एक अंधेरे कमरे में पहुंचता है जहां उसे एवा दिखती है। अब उस पर चुड़ैल का साया पूरी तरह से हावी हो गया है और उसकी शक्ल भी बदल गई है। वो बहुत ज्यादा डरावनी हो चुकी है। माइक वहां से भागने की कोशिश करता है पर दरवाजा लॉक है। इसी बीच एवा माइक पर हमला कर देती है और उसकी गर्दन पकड़ लेती है। माइक अपने आप को बचाने के लिए पास में पड़ी हुई कील एवा की गर्दन में घुसा देता है। एवा दर्द से चिल्लाने लगती है पर वो माइक को छोड़ती नहीं और अपने दांत उसकी गर्दन में घुसाकर उसे मार डालती है और एवा की भी वहीं मौत हो जाती है। फिर हम उस बूढ़ी औरत डेविस का घर देखते हैं जिसके यहाँ बहुत सारी इंटररेशियल कपल की फोटोज फ्रेम करके रखी है और उनमें से एक फोटो माइक और एवा की भी है। फिर वो एक फैमिली फोटो देखती है। वो उसी मैरी नाम की लड़की की फैमिली फोटो है जो हमें 1936 में दिखाई गई थी, यानी कि मैरी डेविस से रिलेटेड है। फिर हमें फ्लैशबैक में मैरी की बहन ग्लेसी और बाकी मेंबर की लाश दिखाई जाती है। मैरी ने अपनी फैमिली को उसी रात मार दिया था। उसे भी उसी साय ने उकसाया था जिसने एवा को उकसाया था, क्योंकि हम दोनों की शक्ल लगभग सेम ही तरह की देख सकते हैं। ग्लेसी की गर्दन उसी तरह जख्मी है जिस तरह माइक की थी और फ्लैशबैक यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं डेविस कुछ सील लगी एग्रीमेंट फ्रेम को देख रही है और एक कपल जो इंटररेशियल कपल है उसी के फ्रेम को शॉर्ट लिस्ट करके वो एक फोन लगाती है और कहती है हमें अगला शिकार मिल गया है। फिर हम उसी आदमी को देखते हैं जो मूवी के शुरू में घर की सफाई कर रहा था। वो फिर से उसी घर में पहले जैसे सीन की तरह सफाई करने लगता है। वो माइक और एवा की फोटो को बाकी इंटररेशियल कपल के साथ उसी बॉक्स में रख देता है और उस नेकलेस को वापस बॉक्स में रख देता है। वो माइक और एवा की लाश को पॉलीथीन में रैप करके अपनी वैन में डाल देता है और फिर से उसके घर पर फॉर सेल का बोर्ड लगा देता है। और अगले सीन में वही इंटररेशियल कपल जिसे डेविस ने शॉर्ट लिस्ट किया था उसी घर को देखने आते हैं और उन्हें वो पसंद भी आ जाता है। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जो इस प्रॉपर्टी को बेचने वाला है। वो कपल उससे पूछता है कि ये घर ऑलमोस्ट पिछले ही महीने सेल पर था
और अब फिर से सेल पर है, इतनी जल्दी क्यों? तो वो जवाब देता है कि हस्बैंड को जॉब प्रमोशन मिल गई है, जिस सिलसिले में उन्हें शहर से बाहर शिफ्ट होना पड़ा है। वो कपल उसकी बातों को मान लेते हैं और घर खरीदने को राजी हो जाते हैं, इस बात से बेखबर कि कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। जब वो कागजात को साइन करने वाले होते हैं तो ओनर के नाम पर मैरी डेविस का नाम देखते हैं और पूछते हैं कि ये कौन है, क्योंकि इन्हें लगा था कि यही आदमी प्रॉपर्टी ओनर है। पर वो बताता है कि मैरी डेविस उसकी मॉम है और ये पूरी प्रॉपर्टी उन्हीं की है, यानी कि डेविस ही वो छोटी बच्ची मैरी है जिसे हमने मूवी के शुरू में देखा था, यानी कि ग्लेसी की बहन। और अब वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है और अपने बच्चे के साथ मिलकर जानबूझकर इंटररेशियल कपल को अपनी प्रॉपर्टी बेचती है और उन्हें अपना शिकार बनाती है। अपने पिता की मौत का जिम्मेदार मैरी ने अपनी बहन और उसके बॉयफ्रेंड को मान लिया था, इसलिए उसे ब्लैक लोग और इंटररेशियल कपल से नफरत थी। उनकी प्रॉपर्टी के नीचे विचेस दफन है, इसका जिक्र उसकी बहन ने अपने बॉयफ्रेंड से किया था और ऐसे ही किसी विचेस की आत्मा उस नेकलेस से अटैच थी। अपनी पूरी फैमिली के खत्म हो जाने के बाद मैरी को उस नेकलेस की ताकत का अंदाजा हो गया था, इसलिए वो अपने विक्टिम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसी नेकलेस का यूज करती थी और आगे भी करती रहेगी। और आखिर में मैरी का बेटा वापस आकर उसी वैन में बैठ जाता है जिसमें हमने मूवी की शुरुआत में पॉलीथीन में रैप की हुई बॉडी के पार्ट्स देखे थे। यहाँ हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मैरी का ही बेटा है जो उस घर में क्राइम सीन को क्लीन करता है और लाशों को ठिकाने लगाता है। अब इस नए कपल के साथ भी वही कुछ होगा जो माइक और एवा के साथ हुआ था और ये आगे भी चलता रहेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।